Assalamualaikum and welcome to another lecture on NCERT CBSE मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को, और ये समझेंगे कि डेप्रिसिएशन को कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्यों कहा जाता है, और इसके साथ साथ एंड में हम स्टडी करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के बारे में। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने ये बात समझी कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इसका मतलब है कि हम हाउ मच मशीनरी फैक्ट्री और इकॉनमी एड्स टू इट स्टॉक ऑफ मशीनरी, यानी कि एक फर्म के पास, एक इकॉनमी के पास मशीनरी होती है, तो फिर एक साल में इसमें एक फर्म या इकॉनमी कितना ऐड करती है मशीनरी में, तो उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। आपके पास फॉर एग्जांपल फर्म में 10 मशीनरीज है, अब आपने इस साल 2 मशीनरीज लाई, तो दैट मीन्स कि 2 मशीनरीज जो है ये आपका इस साल का इन्वेस्टमेंट है। अब जो इन्वेस्टमेंट है इसको 2 तरीकों से हम देख सकते हैं। एक तो ये है कि मशीनरी हमने कितनी इंस्टॉल की नहीं, या फिर हम इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं कि द मनी ए फर्म स्पेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट पे खर्च किया। फॉर एग्जांपल ये 2 मशीनरीज को अगर हमने 10,000 रुपयों में खरीदा है तो हम समझेंगे कि हमने 10,000 का इन्वेस्टमेंट इस साल किया। तो ये मशीनरी के हिसाब से भी इसको मेजर कर सकते हैं और मनी के हिसाब से भी इसको मेजर कर सकते हैं। आने वाले क्लासेस में, आने वाले लेक्चर्स में आप ज़्यादा मनी का ही तज़किरा देखेंगे। तो ये पहली चीज़ है जो आपने याद रखनी है। दूसरी चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट जो है इसके 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरे को हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो मशीनरी हम लगाते हैं या जो प्लांट वगैरह हम लगाते हैं, जो एक फर्म लगाती है। तो इसी तरह इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो एक शॉपकीपर के पास जो गुड्स होते हैं जो उसको बेचने के लिए होते हैं, टोटल गुड्स, उसको इन्वेंट्री कहते हैं। या इसको आप इस तरीके से ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आपका मशीनरी आता है, प्लांट आता है, और इन्वेंट्री में अनसोल्ड गुड्स आते हैं जो शॉपकीपर्स के पास होते हैं या फर्म्स के पास होते हैं। इसी तरह सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं जो फर्म्स में होते हैं, फैक्ट्रीज में होते हैं, या रॉ मटेरियल होता है। तो ये रहा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और ये रहा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ज़्यादातर जो हम डिस्कशन करते हैं ऑन डेप्रिसिएशन वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के साथ उसका ज़्यादातर ताल्लुक है। जनरली उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ हमने याद रखनी है वो ये है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दैट मीन्स कि हम पैसा खर्च करते हैं। जो हमने टोटल पैसा खर्च किया होगा तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ओके, और जाहिर सी बात है इसमें से कुछ पैसा हम फिक्स्ड एसेट्स पे लगाएंगे, कुछ इन्वेंट्रीज पे लगाएंगे, तो हम कहेंगे दिस इज इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स्ड एसेट्स एंड दिस इज इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेंट्रीज। तो ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट ये है कि टोटल जो आपने पैसा खर्च किया एक साल में इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है, अब आते हैं डेप्रिसिएशन पे। अब ये डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन की सिंपल मीनिंग है वियर एंड टियर ऑफ मशीनरी। आपके पास एक मशीनरी है, मशीनरी आपकी फैक्ट्री में है फॉर एग्जांपल, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो घिस जाती है, उसमें वियर एंड टियर हो जाता है, वो पुरानी हो जाती है। तो इसकी वजह से जो है मशीनरी धीरे धीरे नाकारा हो जाती है, और फिर एक दिन ऐसा पहुंचता है जब हमने इस मशीनरी को फैक्ट्री में से, फर्म में से बाहर निकालना होता है, राइट, और कोई दूसरी मशीनरी वहां पे लगानी होती है। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई भी चीज़, नेचुरल ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें धीरे धीरे वो घिस जाता है, उसमें वेयर एंड टेयर पैदा हो जाता है, वो पुराना हो जाता है और हमने इसको फेंक देना होता है एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि हमारा जो फोकस यहाँ पे है वो मशीनरी पे है जो कि फिक्स्ड कैपिटल है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा फिक्स्ड कैपिटल जो है, मशीनरी जो है, उसमें धीरे धीरे वेयर एंड टेयर हो जाता है, वो घिस जाती है, वो पुरानी हो जाती है, जैसे कि वो कंज्यूम हो जाती है। यानी कि धीरे धीरे समझो कि वो भी कंज्यूम होती रहती है, और एक दिन पहुंचता है जब हमने उसको इस्तेमाल से बाहर निकालना होता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, बिकॉज आवर फिक्स्ड कैपिटल जो है उसमें वेयर एंड टेयर इतना हो जाता है, धीरे धीरे इसको हम रिप्लेस फिर करते हैं। तो ये वेयर एंड टेयर को ही हम कंजप्शन कहते हैं। अब यहाँ पे हम इसको समझेंगे कि भाई ये डेप्रिसिएशन को हम मेजर कैसे करते हैं, कैसे हम देखते हैं डेप्रिसिएशन को। देखिए एक सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। आपने एक मशीन लाई, उसकी कीमत है 1000 रुपीज़।
और ये काम करेगी 10 साल के लिए, और 10 साल के बाद जो है इसको आपने फैक्ट्री से बाहर निकालना है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे वेयर एंड टेयर हो जाएगा, ये पुरानी हो जाएगी। जैसे गाड़ी हम इस्तेमाल करते हैं, धीरे धीरे वेयर एंड टेयर उसमें हो जाता है। कोई भी हम फैक्ट्री में कोई मशीनरी यूज़ करते हैं, उसमें वेयर एंड टेयर हो जाता है। घर में जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनमें भी वेयर एंड टेयर हो जाता है, वो पुरानी हो जाती हैं, घिस जाती हैं, फिर हमने उनको बाहर निकालना होता है। तो अब आपने 1000 रुपये की एक मशीनरी लाई, उसको 10 साल के बाद रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आपने परचेज किया मशीनरी को तो उस वक्त उसका वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू 1000 रुपीज। लेकिन जब आप इसको बाहर निकालेंगे फैक्ट्री से 10 साल के बाद, तो उस वक्त उसका एक्चुअल जो सही मानों में वैल्यू है फैक्ट्री वाले के लिए, दैट इज इक्वल टू 0। अब उसका उतना कोई वैल्यू नहीं है, ना होने के बराबर वैल्यू है। अगर उसके कुछ अगर लोहे के भाव उसको कुछ पैसे मिले एज रॉ आयरन, अगर आप उसको बेचेंगे तो दैट विल बी नथिंग कंपेयर टू द वैल्यू दैट यू परचेज दैट एट। ओके, तो हमारा सफर कहां से शुरू होता है, 1000 से, और ये कहां पे खत्म हो जाता है, ये 0 पे खत्म हो जाता है। कितने साल लग गए इसको 10 साल लग गए। अब हम ये नहीं कहेंगे कि 10वां साल था और हमारी मशीनरी का वैल्यू जो है वो 0 हो गया, ऐसा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हकीकत तो ये है कि ये पहले साल ही इसमें वेयर एंड टियर हो जाता है और धीरे धीरे जो है ये घिसती रहती है जब तक 10वां साल पहुंचता है और उसका वैल्यू 0 बन जाता है। यानी इसके लिए तो हर साल जिम्मेदार है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। पहले हमारा वैल्यू था 1000 रुपये, तो पहले साल इसका वेयर एंड टियर कितने का वेयर एंड टियर हो गया, डेप्रिसिएशन कितना हुआ, वो 100 रुपीज़ का। दूसरे साल और 100 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन हुआ। इसी तरह आगे हम बढ़ते रहेंगे तो 10 साल मुकम्मल हो गए, और 10 साल में जो हर साल 100 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन हुआ, उसकी वजह से मशीनरी का वैल्यू 1000 से 0 पे पहुंच गया। तो इसलिए पहले साल के एंड में आपकी मशीनरी पहले तो 1000 वैल्यू है, ठीक है, फिर इसमें माइनस कीजिए 100 रुपीज़, तो पहले साल के बाद इसका वैल्यू कितना रहता है, 900 रुपीज़। तो ये पहला साल है। तो सेकंड ईयर में ये 900 रुपीज़ है, और फिर 100 रुपीज़ कम कीजिए तो कितना रह गया, 800 रुपीज़। तो थर्ड ईयर में कितना है, 800 को 100 कम कीजिए तो कितना रह गया, 700 रुपीज़। यानी कि हर साल जो है इसका वैल्यू कम होता रहता है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो सिंपली आपने बात ये याद रखनी है। आपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किया 1000 रुपीज़ का, ठीक, पहले साल की अभी हम बात करेंगे। इसी साल आपने जो है वो किया, और फिर इसका डेप्रिसिएशन हो गया, वो हुआ 100 रुपीज़ का, और आपके पास जो अमाउंट बचता है दैट इज इक्वल टू 900 रुपीज़, ठीक है। तो 1000 में से 100 माइनस कीजिए तो कितना रह गया, 900 रुपीज़। इस 900 को हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन निकालो तो आपके सामने रह जाता है नेट इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो नेट इन्वेस्टमेंट है इस पे प्लस कीजिए डेप्रिसिएशन तो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बनेगा। ये 900 है, प्लस कीजिए 100 तो आपका 1000 बन जाएगा। तो ये जो ग्रॉस और नेट और डेप्रिसिएशन वाला चक्कर है, ये आपको बार बार इसका सामना करना पड़ेगा जब आप जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में जीडीपी वगैरह वो सब चीज़ें स्टडी करेंगे। तो आई होप कि आपने ये चीज़ यहाँ पे समझी होंगी कि ये डेप्रिसिएशन है क्या और ये किस तरह होती है और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक फर्म है, एक फैक्ट्री है, इन्होंने इस साल जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किया वो 10,000 का है। अब एक फर्म के पास तो बस एक मशीनरी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल उनके पास 10 मशीन्स है, ठीक है। तो 10 मशीन्स का जो डेप्रिसिएशन होगा, सपोजिंग दैट इज इक्वल टू 1000 रुपीज़। तो इन्वेस्टमेंट कितना उन्होंने किया, 10,000 रुपीज़ का, लेकिन इसमें से कितना बाहर आप निकालेंगे, 1000 रुपीज़। क्यों? क्योंकि ये तो डेप्रिसिएशन हो गया, ये तो मशीनरी इनकी घिस गई, पुरानी हो गई। तो इनके पास क्या रहता है इस साल फिर? तो समझो कि जो 10,000 का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया था वो 9,000 नेट पे आ जाता है, यानी कि उसका नेट वैल्यू जो अब है इन्वेस्टमेंट का वो 9,000 है। 10,000 पहले था ग्रॉस, माइनस किया डेप्रिसिएशन का 1000 रुपीज़, और इनके पास नेट अमाउंट रहता है 9,000 रुपीज़। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, और इसी तरीके से इसको मेजर किया जाता है। आई होप कि आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। अब कंक्लूजन में कुछ 2-3 चीज़ें हम ऐड यहाँ पे करते हैं।
पहली चीज, जो डेप्रिसिएशन है उसमें हम बस वेयर एंड टेयर ऑफ मशीनरी इंक्लूड नहीं करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वेयर एंड टेयर, वो मशीनरी का घिस जाना, जो आपके पास फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनका घिस जाना, उनका वेयर एंड टेयर, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा दो चीजें और हम इसमें इंक्लूड करते हैं। द सेकेंड इज एक्सीडेंटल डैमेज, जो भी डैमेज होगा किसी मशीनरी का तो वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और थर्ड इज ऑब्सोल्यूशन। ये ऑब्सोल्यूशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है ना, तो नई टेक्नोलॉजी की, न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से जो है जो पुरानी चीज़ें होती हैं, इससे पहले वाली चीज़ें होती है, वो फिर काम के लायक नहीं रहती है, उसको उनसे फिर काम नहीं लिया जाता है। वी डोंट टेक वर्क फ्रॉम देम। क्यों उनसे काम नहीं लेते? क्योंकि ये जो नई चीज़ बनी होती है नई टेक्नोलॉजी के तहत, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है। तो हर किसी जगह ये होता है, चाहे कंप्यूटर्स होंगे, चाहे कोई और चीज़ें होंगी। तो इससे पहले आपके टीचर्स वो पढ़ाते थे ब्लैक बोर्ड पर, चाक का इस्तेमाल करते थे, राइट। लेकिन अब मार्कर पेन के ज़रिए से हम पढ़ाते हैं या फिर और गैजेट्स के ज़रिए से पढ़ाते हैं। तो हमारा जो ये ब्लैक बोर्ड का कॉन्सेप्ट है अभी भी कुछ जगहों पे इस्तेमाल होता है, लेकिन अक्सर इस्तेमाल नहीं होता है। ब्लैक बोर्ड और चाक का जो कॉन्सेप्ट है ये ऑब्सोलीट हो गया, इसको हम ऑब्सोलीट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्सोलीट। तो इसका ऑब्सोल्यूशन हो गया या ऑब्सोलीट ये हो गया। तो ये ऑब्सोल्यूशन या ऑब्सोलीट होना भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ओके, तो अब ऑब्सोल्यूशन पे ही थोड़ा और फोकस करते हैं। ऑब्सोलीट हम किस किस चीज़ को काउंट करते हैं इसमें? तो इसमें हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन को काउंट करते हैं। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसमें दो चीज़ें हैं। एक है टेक्नोलॉजी की वजह से जो चीज़ें अब पुरानी हो जाए, जिनका अब वैल्यू उतना नहीं रहे, या अब प्रोडक्टिव वो ना रहें, कारामद उतनी ना रहें, तो उनको भी काउंट करते हैं इसमें। या फिर अगर डिमांड किसी चीज़ की ख़त्म हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ आप बना रहे हैं लेकिन इसकी डिमांड अब लोग नहीं करते हैं, वो किसी और चीज़ को पसंद करते हैं, तो इसको भी ऑब्सोल्यूशन में कैलकुलेट किया जाता है, जो कि डेप्रिसिएशन का एक हिस्सा बन जाता है। तो इसके अलावा जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन है, नेचुरल कैलामिटीज़ है, इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से जो मसला पैदा हो जाता है, उनको इसमें हम डेप्रिसिएशन में हम इंक्लूड नहीं करते हैं, उनको ऑब्सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ओके, ये मसला हो गया। अब फाइनल आते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड पर। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई ये जानते हैं कि हमारा जो डेप्रिसिएशन है, अब इन्होंने तजुर्बा किया कि 1000 रुपीज़ है। तो अब फर्म्स क्या करती हैं, वो पहले ही ये 1000 रुपी अरेंज करके रखती है ताकि जो डेप्रिसिएशन हो रहा है उसको कंपनसेट किया जाए, वो अमाउंट वापस जो है फर्म में डाला जाए, डेप्रिसिएशन का ज़्यादा असर ना हो जाए हमारे फर्म पर। तो उसके लिए वो एक फंड रखते हैं जिसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो ये वो फंड है, द फंड या स्पेसिफाइड अमाउंट टू रिप्लेस द वॉरन आउट, डैमेज्ड एंड ऑब्सोलीट एसेट्स। तो इनको चेंज करने के लिए जो है अलग से फंड कुछ फर्म्स में रखा जाता है, जिसको डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कहा जाता है। आई होप कि आज का लेक्चर आपने अच्छे से समझा होगा, व्हाट डेप्रिसिएशन इज ऑल अबाउट एंड व्हाट द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज ऑल अबाउट। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।